हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली क्रैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2024 की स्ट्रेटजी के बारे में। अभी देखो, आप में से मेजरली दो टाइप के स्टूडेंट हैं। पहले वो जिनका सीजीएल 2024 का प्रीलिम्स इतना अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है। उनके लिए आरआरबी एनटीपीसी एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। दूसरे वैसे स्टूडेंट जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है, चाहे वो सीजीएल 2025 की हो या सीएचएसएल की हो या रेलवे की हो, ठीक है। तो उनके लिए भी मैं आपको इस वीडियो में स्ट्रेटजी बताऊंगा, ठीक है। और इस वीडियो में मेरा फोकस इस बात पे रहेगा कि ये दोनों ही टाइप के जो स्टूडेंट हैं, कैसे एसएससी और रेलवे इन दोनों की प्रिपरेशन को साथ में मर्ज करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी मैं स्ट्रेटजी आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप एसएससी और रेलवे दोनों को एक साथ लेके चल सको। तो देखो, ये जो यहाँ पे मैंने दिया, ये अभी रेलवे ने आपको पता होगा कि कैलेंडर जारी किया है, ठीक है। इससे पहले जो रेलवे का एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का, वो 2019 में हुआ था। अब ये लोग कह रहे हैं कि 2025 से ये पर ईयर एग्जाम लेंगे, ठीक है। ले पाते हैं नहीं ले पाते हैं वो तो बात की बात है, बट एज ऑफ नाउ तो हम मान के चलेंगे कि अगर इन्होंने कैलेंडर जारी किया है तो ये एग्जाम लेंगे। तो इस कैलेंडर को और रेलवे जो अलग अलग एग्जाम्स करवाने वाली है 2024 में, उसको देखा जाए तो एनटीपीसी 2024 आपका अप्रैल और मई अप्रैल और मई 2025 में शेड्यूल्ड हो सकता है, ठीक है। तो अभी से आपके पास लगभग लगभग 5 से 7 महीने का टाइम बाकी है। इतना टाइम सफिशिएंट है एनटीपीसी जैसे एग्जाम की एक बहुत ही अच्छी तैयारी करने के लिए। और अगर आप एनटीपीसी एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी करते हो तो ये जो कैलेंडर आया है, और होपफुली अगर ये लोग एग्जाम कंडक्ट कर पाए तो इसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। साथ ही जो एनटीपीसी का सिलेबस है, काफ़ी कुछ ओवरलैपिंग है एसएससी से, तो आपको यहाँ भी हेल्प मिलेगी। तो आने वाला ये जो 2025 का साल है, उसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिलने वाली है। तो आप सब लोग अपनी तैयारी अच्छे से चालू रखो, ठीक है। अब बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 के बारे में। तो देखो, आप सबको पता होगा दो स्टेजेस हैं, सीबीटी 1 और सीबीटी 2, ठीक है। सीबीटी 1 में आप क्वालिफाई करोगे तो आपको सीबीटी 2 लिखने का मौका मिलेगा। इस सीबीटी 2 से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो सीबीटी 1 जो है ना आपका, वो क्वालिफाइंग है। सीबीटी 1 का एग्जाम पैटर्न आप यहाँ देख सकते हैं। 100 नंबर का पेपर होता है, 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 30 क्वेश्चन मैथ्स के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग का होता है, ठीक है। इसी तरह सीबीटी 2 का आप पैटर्न देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल 120 क्वेश्चन का पेपर होता है, 50 मार्क्स होते हैं जनरल अवेयरनेस के, 35 मैथ्स के और 35 रीजनिंग के। तो जनरल अवेयरनेस का वेटेज आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी के हिसाब से, ठीक है। अब देखो, आपका सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए, सीबीटी 1 को क्वालिफाई करने का, ठीक है। और सीबीटी 1 कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। तो थोड़ा इस वीडियो में यही समझेंगे कि आपको कितना स्कोर टारगेट करना चाहिए आउट ऑफ दिस 100 मार्क्स, ठीक है। अब आपको मैं लास्ट ईयर की कट ऑफ दिखा देता हूँ कि क्या गई थी, ठीक है। अलग अलग पोस्ट के लिए सीबीटी 1 की कट ऑफ आप देख सकते हैं। इलाहाबाद के लिए 88 गई थी, ठीक है। रांची के लिए 85 गई थी। ये आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कट ऑफ को देख सकते हैं, ठीक है। सबसे कम त्रिवेंद्रम के लिए गई थी 70 की। तो ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि किस जोन में कितनी वैकेंसी थी, किस जोन से लोगों ने अप्लाई किया था, तो ऐसी और क्या पोस्ट प्रेफरेंस दी थी। तो बहुत सारी चीज़ों पर कट ऑफ डिपेंड करता है। मैं आपको बस एक बेसिक सा आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। अभी आप एक बेसिक सा आइडिया ले लो, आगे मैं आपको समझाऊंगा कि आपके एग्जाम में क्या आपको कट ऑफ टारगेट करना चाहिए, ठीक है। बाकी सीनियर कमर्शियल टिकट क्लर्क की कट ऑफ आप देख सकते हो, अजमेर की 81, चंडीगढ़ की 80, रांची की 80, ठीक है। इसी तरह आप देखो, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट अजमेर की 80, त्रिवेंद्रम की 79, गुड्स गार्ड के लिए अजमेर की 85, चंडीगढ़ की 84। बाकी आप देखो, अकाउंट्स कम क्लर्क टाइपिस्ट की बैंगलोर की 96, अजमेर की 93, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की इलाहाबाद की 82, अजमेर की 80। तो देखो, इन सारी कट ऑफ को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, ठीक है, कि देखो 80% मार्क्स तो आपको लाना चाहिए, ठीक है। ये आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए कि आप 80% मार्क्स लाओ, ठीक। अब मैं आपको 80% क्यों कह रहा हूँ, तो देखो, सबसे पहले ऊपर जो मैंने आपको कट ऑफ दिखाई, वो एक नॉर्मलाइज कट ऑफ है, ठीक है। वो एक नॉर्मलाइज कट ऑफ है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, 2019 में 5 से 7 मार्क्स के करीब नॉर्मलाइजेशन हुआ था। तो बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था हर एक शिफ्ट में। अब आप सब लोग एक बात बहुत ही ध्यान से समझो, 2019 में जो आपका एनटीपीसी का पेपर हुआ था उसमें और जो 2024 एनटीपीसी है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। और उसका असर पड़ेगा आपके सेफ स्कोर पे। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि मेजर डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है वैकेंसी का। तो 2019 में जब वैकेंसी आई थी, तब 35,000 प्लस वैकेंसी रिपोर्टेड थी, ठीक है। इतने वैकेंसी के लिए एग्जाम हुआ था। 2024 में ये वैकेंसी घट के आ गई है 11,000 प्लस पे। तो सबसे पहला डिफरेंस तो आपका यही है, ठीक है। दूसरा जो आपका सबसे मेजर डिफरेंस है वो है कि ग्रेजुएट लेवल, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल के लिए अलग एग्जाम लिया जाएगा और
इंटरमीडिएट लेवल के लिए अलग एग्जाम लिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चे यहाँ अपियर करेंगे वो इंटरमीडिएट लेवल पे भी अपियर करेंगे, तो कट ऑफ यहाँ की भी हाई जाएगी और यहाँ की भी हाई जाएगी। ग्रेजुएट लेवल पे 8,000 के आसपास वैकेंसीज हैं और इंटर लेवल पे 3,000 के आसपास वैकेंसीज हैं। तो आप समझ सकते हो जैसे CHSL और CGL होता है ना, CHSL में क्या होता है, कट ऑफ आपकी CGL से भी हाई जाती है, तो यहाँ भी आप देखेंगे कि कट ऑफ जो आपकी जाएगी वो ग्रेजुएट लेवल से इंटर लेवल की कट ऑफ हाई जाने वाली है। ठीक है, तीसरा जो मेजर फैक्टर है जो कट ऑफ को इफेक्ट करेगा वो है क्वालिफाइंग कैंडिडेट का। तो आप ऐसा समझो 2019 में 20 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए गए थे, ठीक है, CBT 2 के लिए, लेकिन 2024 में 15 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। ठीक है, ऐसा बोला गया है। तो 15 टाइम्स कैंडिडेट जब बुलाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन यहाँ पे और भी बढ़ने वाला है। इसके अलावा एक और फैक्टर है कि 2019 की बात अलग थी, 2019 से हम जो है 2024 में आ गए हैं। इसमें स्टूडेंट्स की तैयारी भी काफ़ी अच्छे लेवल की हो गई है। SSC में GS इंपॉर्टेंट है तो बच्चे सारे GS पढ़ रहे हैं, तो आप ऐसा मान के चलो कि कंपटीशन आपको इजी नहीं मिलेगा। और यहाँ पे अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूँ तो जैसा पिछला पेपर आया है, ठीक है, उस लेवल का पेपर अगर आता है तो आप मान के चलो कि रॉ स्कोर मैं बता रहा हूँ 80 to 85, ये आपको रॉ स्कोर टारगेट करना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो। ठीक है, यही आपका सेफ स्कोर हो सकता है CBT 1 को क्वालिफाई करने के लिए। और अगर नॉर्मलाइज कट ऑफ की बात करें तो इस बात पे कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए, अगर इन्होंने पेपर के लेवल को चेंज नहीं किया तो 90 प्लस भी आपको नॉर्मलाइज स्कोर देखने को मिल सकता है प्रीलिम्स का क्वालिफाइंग कट ऑफ। ठीक है, तो ये सिचुएशन है जो आपको समझनी है कि काफ़ी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है और आपको अपनी तैयारी भी उसी हिसाब से रखनी है। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं कि जीके के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मैथ्स के लिए क्या होनी चाहिए और रीजनिंग के लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए तैयारी की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जीके की। तो जीके आपको पता है 40 मार्क्स का आता है और इस 40 मार्क्स में सबसे ज़्यादा वेटेज आप यहाँ देख सकते हैं वो है स्टैटिक जीके का। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो है साइंस की। ठीक है, केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स। करंट अफेयर्स का वेटेज भी अच्छा खासा है, लगभग 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स अनफॉर्चुनेटली रेलवे के एग्जाम में या SSC के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में थोड़ा इररिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि TCS की ये आदत रही है कभी भी करंट का नहीं पूछते, वो 4 साल पीछे का करंट अफेयर्स पूछते हैं, तो ये इररिलेवेंट है। लेकिन आपको इररिलेवेंट तो है, लेकिन फिर भी आपको कम से कम 1 साल का करंट अफेयर तो करके ही जाना है। अगर इसमें से क्वेश्चन आए तो आपको बना के आना है, बाकी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है कि इतनी पीछे का अगर पूछ ले तो आप क्या ही कर सकते हो। तो करंट अफेयर्स इसलिए थोड़ा इररिलेवेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टैटिक जीके और साइंस, इस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। हिस्ट्री और पॉलिटिक्स भी क्वेश्चन आए हैं तो आपको हिस्ट्री और पॉलिटिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। अब इन सब में आपका सबसे पहला जो सोर्स होना चाहिए, प्राइमरी सोर्स, वो होना चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर का सोर्स। तो उसके लिए आप किरण की बुक खरीद लो, इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसको आप सीधे रट्टा मार जाओ। ठीक है, सीधा आप रट्टा मार जाओ, आपके एग्जाम में आपको इससे हेल्प मिलेगी, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको इससे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो वो मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया है। देखो ये मैंने लिस्ट आउट जरूर कर दिया है, लेकिन आपको सब कुछ ही पढ़ना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 80 to 85 मार्क्स का रॉ स्कोर आपको टारगेट करना पड़ेगा इस बार, अगर आपको NTPC का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको सब कुछ ही पढ़ना है। जो आपका बेसिक मटेरियल है वो क्या है, लूसेंट है, और ऊपर जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक बताई वो है। ठीक है, स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप यहाँ देख सकते हो। इसमें डांस के लिए हमारे चैनल पे आपको फ्री में एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें निमोनिक्स के थ्रू हमने आपको 160 से भी ज़्यादा 160 प्लस फोल्ड डांसेस याद करवाए हैं। उसको देखने के बाद आप एग्जाम में कभी भी फोल्ड डांस का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ठीक है, साथ ही स्टैटिक जीके का हमारा एक कोर्स भी है, उस कोर्स को अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप सबके लिए। ठीक है, स्टैटिक 50 करके कूपन कोड यूज करना, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और उसमें आपको कंप्यूटर भी कवर है। ठीक है, कंप्यूटर भी आपका कवर्ड है। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए जीके के लिए, स्टैटिक जीके और साइंस। ठीक है, इन दोनों पे ही आपका मेजर फोकस होना चाहिए। और अगर आप रेलवे में टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें तो साइंस और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो साइंस मैं कहूँगा रेलवे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप जितने अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो पढ़ो, और उसके बाद आपका स्टैटिक जीके का नंबर आता है। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ्स की। देखो मैथ्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की है। ठीक है, रेलवे के जो क्वेश्चंस होते हैं एज कंपेयर टू SSC, ठीक है, बेसिक लेवल के होते हैं। ठीक, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में भी, रीजनिंग में ही। कुछ कुछ जो 5% क्वेश्चन मैं आपको कहूंगा कि परेशान कर सकते हैं, बाकी आप हर एक क्वेश्चन बनाने लायक हो अगर आपने थोड़ा बहुत भी बेसिक कवर कर लिया हर एक चैप्टर से। ठीक है, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन पे अगर आप फोकस रखते हो तो आप TCS जो भी पेपर कंडक्ट करती है उसमें आपको टाइम की दिक्कत नहीं आएगी, आप फंसोगे नहीं। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता जितना इनका फोकस कैलकुलेशन पे रहता है। तो इसमें यह देखना है आपको कि आपके पास आने वाले जो 5 से 6 महीने बचे हैं उसमें जो ये सारे टॉपिक्स मैंने मेंशन किए, ठीक है, पहली बात तो इसमें से कुछ छोड़ना नहीं है। दूसरा कि ये जो 5 से 6 महीने हैं उसमें आपको अपना लेवल इतना बनाना है कि आप ये सारे चैप्टर्स के ना बेसिक्स कर पाओ।
ठीक है, सारे चैप्टर्स के आपके अगर बेसिक्स कवर्ड हैं और आपका कैलकुलेशन का पोर्शन कवर्ड है, तो आप मैथ्स में से जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, आप आराम से 28-29 क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है, इतना आप कर दोगे। थोड़ा बहुत जो आपको ट्रबल कर सकता है वो है SICI, ठीक है, SICI थोड़ा बहुत ट्रबल कर सकता है आपको, स्टैटिस्टिक्स थोड़ा बहुत ट्रबल कर सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सारे ही चैप्टर से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट के लिए भी आपको यही अप्रोच रखनी है, थोड़े बहुत अपने बेसिक्स पे काम करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेने हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सारे के सारे प्रैक्टिस कर लेने हैं, यही आपका अप्रोच रहेगा। इसके लिए मैं आपको एक चैनल सजेस्ट कर सकता हूं, अभिषेक ओझा मैथ्स, ठीक है, इनके चैनल पे आपको 30 डेज कैलकुलेशन प्लेलिस्ट वाली सीरीज मिल जाएगी, ठीक है, अभिषेक ओझा मैथ्स करके चैनल है, 30 डे कैलकुलेशन सीरीज करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको आप देख लेना, उसको आप पूरा कवर कर लेना, कैलकुलेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप सारे चैप्टर के बेसिक्स खुद से भी कर सकते हो या जिस भी टीचर से आप पढ़ते हो उससे भी कर सकते हो, ठीक है। और PYQ के लिए आप किरण पब्लिकेशन की ये वाली किताब ले सकते हो, इतना सफिशियंट होगा RRB NTPC के लिए। और याद रखो, आपको 5 से 6 महीने में ऐसे आपको शेड्यूल बनाना है कि 5 to 6 मंथ्स में आप सारा का सारा बेसिक्स कर पाओ और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर पाओ, तब जाके आप ये समझना कि आप RRB NTPC CBT 1 के लिए प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट की। तो रीजनिंग में जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उनके लिए आप देख सकते हो क्या क्या वेटेज रहता है, ठीक है। इसमें कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जैसे स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉजी हो गया, इन सब पे आपको स्पेशल फोकस देना है, ठीक है। और इन सब के लिए मैंने आपको एक यहाँ पे चार्ट दे दिया है, ठीक है, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं जो बेस्ट सोर्स है, ठीक है, उस पर्टिकुलर चैप्टर का, वो मैंने यहाँ पे आपको वीडियो लिंक दे दिया है। अब आपका काम क्या है, आपको जिस भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, ठीक है, उसका आप वीडियो देख लो, आप कॉन्सेप्ट ले लो, उसके बाद इस बुक से आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। पूरी की पूरी बुक आपको बनानी है, कहीं भी प्रैक्टिस में कमी नहीं आनी चाहिए, कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार प्रैक्टिस की वजह से एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो प्रैक्टिस आपको कर लेनी है इस किताब से, ठीक है। इतना ही आपको करना है, रीजनिंग में ज़्यादा टफ चीज़ नहीं आती, क्वेश्चंस भी बहुत मतलब ईजी रहते हैं, सिर्फ अगर 3-4 क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप 30 में से कम 27 से 28 क्वेश्चन तो आप बना ही लो, ठीक है, इतना आप कर पाओ CBT 1 में, इतना आपका टारगेट होना चाहिए। अब बात करते हैं आपको मॉक्स कौन कौन से लगाने हैं। तो RRB NTPC के मॉक्स अवेलेबल हैं टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जनरल साइंस के मॉक्स, तो ये आपको लगाना है। 96 लूसेंट के जनरल नॉलेज के मॉक्स, ये आपको लगाने हैं। फिर आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, तो इन सब के लिए आपको प्रो पास खरीदना है, ठीक है। और प्रो पास अगर आप ALOK, आलोक मेरा कोड है, अगर आप यूज करके खरीदते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो मॉक्स की प्रैक्टिस के लिए ये जो 1100 प्लस टेस्ट है ना, इतना सफिशियंट है, आप इतना प्रैक्टिस कर लो, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और 14 और 15 अक्टूबर को आपको टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे एक सेल दिख जाएगी, ठीक है, इस सेल में काफ़ी ज़्यादा प्राइस ड्रॉप होने वाला है, तो आप इस सेल में 14 और 15 अक्टूबर को खरीद सकते हो और आलोक मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा NTPC में बेस्ट जॉब प्रोफाइल कौन सी है और बेस्ट जोन फॉर सिलेक्शन क्या हो सकता है, ठीक है, जहां से आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। अगर आपको चैनल कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।